अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 606 का लेसन नंबर 23 को रीड करेंगे। मार्केट मॉडल एनालिसिस यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने यूज करना है, तो मार्केट मॉडल में हमने इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कैसे करना है हम यहाँ पे टॉपिक वाइज देखेंगे। टॉपिक नंबर 105 में हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन द कॉन्सेप्ट। हमने ना पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो है ना वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे जरा, उसके बाद जो हमें इसका जो इस्तेमाल होगा आगे वो हम आगे वाले टॉपिक्स में रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर कैन बी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो है वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फंक्शंस को जो है वो ले सकते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा था, हम ये कहीं पे वन लेते थे वेरिएबल के, दो वेरिएबल ले सकते थे, तो यहाँ पे आप क्या है वन से जो है वो मोर देन आप ले सकते हैं, या मतलब ये भी कह सकते हैं यानी एन टर्म्स तक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल केस। ठीक है, एन नंबर तक हम ले सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इज सूटेबल इन सच सिचुएशंस। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो हमने जो इस्तेमाल करना है कि कोई कंडीशन होती है, कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे हमने उसका जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना है। और हम डेल्टा जो है वो इसको हम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। ठीक है, डेल्टा ओवर डेल बाय ओवर del x1 is partial derivative of function y with respect to independent variable x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ y का है जो है ये डेल्टा, ये पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है, और विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपके, ये उसके विद रिस्पेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्दर डेरिवेटिव्स विल बी। आप मजीद जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो है वो एन टर्म्स तक ले सकते हैं डिफरेंशिएट को में इसमें वेरिएबल्स को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स एन तक लिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है कि सो द नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स शेल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो नंबर्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं, किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। जितने अपने पार्शियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उतने हम उसके जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के नंबर होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास ये नंबर इक्वल नहीं होंगे तो वो आपके पास जो है वो वेरीफाई नहीं होगा, और आपकी जो है वो जो प्रोसीजर होगा वो वहीं पे आपकी जो है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि मेन आपके पास पॉइंट है कि द नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स शैल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आप देखें कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ इंटू x1 और x2 है। ठीक है, एक फंक्शन है ये हमारे पास, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो जो हमें दी हुई इक्वेशन 3x1 का स्केयर प्लस x1 x2 प्लस 4x2 का स्केयर। सबसे पहले हम जो डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे। तो डेल वाई ओवर डेल x1 इज इक्वल टू डेल इंटू x1 x2 ओवर डेल x1। तो यानी हमने इसका ये जो फंक्शन था हमारे पास 3x1 स्केयर प्लस x1 x2 प्लस 4x2 का स्केयर, तो हमने ये विद रिस्पेक्ट टू x1 के हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना मतलब। तो आप देख सकते हैं जैसे आप एक सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं, पावर आप ये 3 जो आपके पास जो कांस्टेंट था ये सामने साइड पे आ जाएगा, और आपने x1 स्केयर का डिफरेंशिएट लेना, फिर x2 का x2 साइड पे आ जाएगा, फिर आपके पास जो है वो x1 का आ जाएगा, फिर आपके पास 4 जो है x2 अलग आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं है x1, तो आपने जस्ट वो उसको एज अ 1 लेना। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 इंटू 2 x1 आ गया प्लस x2 आ गया प्लस 4x2 का स्केयर है, तो आपके पास उसके 4x2 के साथ जो है वो x1 नहीं थी, तो सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमारे पास 6x1 प्लस x2 प्लस 0 आ जाएगा, तो डेल y ओवर डेल x1 जो है वो 6x1 प्लस x2 है। ठीक है, अब y1 जो है वो इज इक्वल टू y1 डेरिवेटिव ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 6x1 प्लस x2, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू x1 आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हमने x2 फाइंड करना, सेम एज इट इज आपने फाइंड करना है। ठीक है, आपने जो है वो x2 ले लेना है, x2 के साथ हिसाब से आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसको, तो आपके पास y2 आ जाएगा x1 प्लस 8x2। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जो है बआसानी सबसे पहले पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है आपके साथ साथ दूसरे जो है इससे फायदा उठा सकें। टॉपिक नंबर 106 में है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। हमने यहाँ पे जो करना है एज अ लेबर एंड कैपिटल यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। हमने यानी यहाँ पे ये जो पार्शियल डेरिवेटिव को यूज करना है जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में और कैपिटल में। तो देख सकते हैं कि स्पेसिफिक कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको 103 आई थिंक जो था आपका टॉपिक नंबर 103, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था आपके पास एक इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू a k की पावर अल्फा और L की पावर बीटा। तो सेम ये वही जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास वही सेम एज इट इज है। देखिए 96 जो है वो आपके पास a आ जाएगा, k है 0.3 अल्फा है, L है 0.7 जो है वो बीटा है, वही उसी फॉर्म में आपके पास जो है ये इक्वेशन दी हुई है। तो वेर के जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्टॉक ऑफ कैपिटल है। ठीक है,
स्टॉक ऑफ कैपिटल, और एल क्या है हमारे पास लेबर है, एंड क्यू ऑफ के एल जो है वो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट हो जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑफ कैपिटल। आपने वही इसका विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑफ कैपिटल पहले लेंगे हम, फिर बाद में हमने जो है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल सॉरी विद रिस्पेक्ट टू हमने लेबर लेना है। जैसे हमने ऊपर x1 विद रिस्पेक्ट टू लिया था, फिर x2, इस तरह से सबसे पहले हम इधर स्टॉक ऑफ कैपिटल लेंगे। तो MPPK इज इक्वल टू हमने ये फंक्शन लिया, हमारे पास जो था 96K की पावर 0.3 L की पावर 0.7। सो स्टूडेंट्स हमने देख लिया, आपको डेरिवेटिव करना आता है तो आपको अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए पावर जब स्टार्ट में आ जाएगी और के की पावर हमने क्या करना होता है, जब पावर स्टार्ट में आने के बाद ऊपर हमने एक माइनस करना होता है, 1 माइनस हमने किया तो हमारे पास 0.3 माइनस 1 हुआ तो हमारे पास माइनस का 0.7 रह जाएगा, और जो है वो 0.7 ही रहेगा, क्योंकि हम किसकी जो है वो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के ले रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 28.8 L ओवर के होल की पावर 0.7 आ जाएगी, क्योंकि आपके पास के की पावर नेगेटिव 0.7 तो आपने बटे में ले लेंगे, तो दोनों की पावर सेम है तो आपने जो है वो होल की पावर 0.7 ले लेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो विद रिस्पेक्ट टू आपने लेबर लेना है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा MPPL जो है वो आ जाएगा 67.2 के की पे के ओवर L होल की पावर 0.3। आई तो आपको जो है वो मेरे इस लेक्चर की समझ आ गई कि अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक आपको मैंने आपके लिए अंडरलाइन की है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ वैल्यूज के एंड एल कैन गिव राइज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो के और एल जो है के और एल की वैल्यू जो है वो हमें क्या देती है, राइज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करती है, वो राइज इन बढ़ाती है ऑफ MPPK एंड MPPL दैट विल बी मोर इंटरप्रिटेबल। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसके बाद है टॉपिक नंबर 107 मार्जिन यूटिलिटी फंक्शंस यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। यूटिलिटी फंक्शंस में हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे बताया हुआ। आपके पास एक यूटिलिटी फंक्शन u ऑफ x1 x2 है, आपके पास वैल्यू है x1 प्लस 2 होल का स्केयर, x2 प्लस 3 होल का स्केयर। x1 जो है वो हम कहते हैं उसको नाम दे देते कि ये फर्स्ट गुड है, ठीक है, पहली, और x2 जो है वो सेकंड गुड आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका जो u ऑफ x1 x2 है ये हमारे पास क्या होगा, टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू 1 गुड लेना है, तो आप सेम एज इट इज आप लेंगे, आपके पास m ऑफ u1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3 होल का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आपने x1 के पहले ले लिया। ठीक है, और अब नेक्स्ट फिर आपने जो है ना वो लेना है मार्जिन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड गुड में जो है वो आपने x2 के जो डेरिवेटिव देना है, तो आपने जो है विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो आपके पास जो आ जाएगा u2 इज इक्वल टू 3 इंटू x1 प्लस 2 होल का स्क्वायर x2 प्लस 3 होल का स्क्वायर। ये सिंपल डेरिवेटिव है जो आप जो है वो पहले कर चुके हैं। जितने स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये mu1 x1 x2 और 3 जो मैंने जो है येलो कलर में अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपके पास 3x की वैल्यू दी है और x1 की वैल्यू और 3 ही x2 की वैल्यू है। आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। आपके पास m ऑफ u1 जो है वो आप देख सकते हैं ऊपर 2 इंटू x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 होल क्यूब है। इसमें x1 जहाँ पे आपका आ रहा है तो वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना, और जहाँ पे x2 और वहाँ पे भी 3 पुट करेंगे। आप क्या करेंगे, x1 है 3 पुट किया प्लस 2 3 और प्लस 2 जगह 5, और आगे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे x2 की जगह 3 पुट किया आपने 3 प्लस 3 9 आ जाएगा, सॉरी 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 मतलब आपने मल्टीप्लाई करवाना, 6 मल्टीप्लाई 6 आपने आपस में इनको जरूर करवाएंगे, आपके पास जो है वो 21 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, mu2 में x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। मैं आपको जो है वो मैंने सोल्व किया है और मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने mu1 और mu2 की जो है वो यहाँ पे अलग अलग से मैंने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। मैंने यहाँ पे जो फंक्शंस हमारे पास जो था वो वहाँ पे मैंने x1 की जगह पे भी मैंने 3 पुट कर दिया और x2 की जगह पे भी मैंने 3 पुट कर दिया और इनकी वैल्यूज़ निकाल दी हैं। mu1 इज इक्वल टू 2160 आंसर निकला, mu2 जो है वो 26700 निकला। बहुत ईजी मेथड है, आप जो है वो देख लीजिएगा एक बार। स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट आपसे जो है वो टॉपिक नंबर 108 आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। आप देखेंगे कि गुड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। सेम वही चीज़ है जो मैंने आपके ऊपर बताई है, आप जो है वो एक बार जैसे इसको रीड कर लीजिएगा। अगर फिर कोई मसला हो तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ए ऑफ ए क्यू ये बराबर हो जाएगा आपके पास अल्फा के। नेक्स्ट 109 टॉपिक है मनी मार्केट एनालिसिस यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। जी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपकी एक न्यू चीज़ आ रही है यहाँ पे। मनी सप्लाई एंड हैज 2 कंपोनेंट्स। आप कहते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो 2 कंपोनेंट्स में होती है, एक कैश होल्डिंग्स में होती है, एक जो है बैंक डिपॉजिट्स में होती है। कैश होल्डिंग्स मतलब जैसे आप जो नकद देते हैं, जैसे आप बैंक में जाते हैं वहाँ जो है आप कैशियर को दे देते हैं, और दूसरा आप क्या करते हैं आपके अकाउंट में है और आप जो है वो घर बैठे ही आप डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। ये 2 तरीके होते हैं आपके पास मनी सप्लाई करने के। अब नेक्स्ट देख सकते हैं अज्यूम अ कांस्टेंट रेशियो। आपके पास एक सी ओवर डी है जो आप अज्यूम कहते हैं कि ये एक कांस्टेंट रेशियो सी बटा डी जो है वो आपके पास होगा। सी क्या आपके पास कैश होल्डिंग्स है और डी जो है वो बैंक डिपॉजिट्स है। ये इसकी रेशियो क्या होगी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू के। तो 0 लेस देन सी लेस देन 1 किलोग्राम हाई पावर्ड मनी एच इज द सम ऑफ कैश होल्डिंग्स हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द रिजर्व्स आर हेल्ड बाय द बैंक्स। ठीक है, हाई पावर्ड मनी आपके पास एच है जो कि सम ऑफ है किसका,
कैश होल्डिंग्स का, और जो कि हेल्ड बाय द पब्लिक है, और एंड द रिजर्व कम, ठीक है, हेल्ड बाय द बैंक। एक तो हेल्ड होती है आपकी पब्लिक की, और दूसरी आपके बैंक की जो हेल्ड होती है वो आपके पास आर होती है, ठीक है। ये इनका सम होता है क्या, हाई पावर्ड मनी। तो नेक्स्ट आप देखेंगे बैंक रिजर्व आर फंक्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशो आर बाय डी इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो वे 0 लेस देन आर लेस देन 1 आ जाएगा, ठीक है। जो आपके पास आर बाय डी होगा तो वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर के, और सी बाय डी होगा वो आपके पास किसके होगा, कॉन्स्टेंट यानी सी के हो जाएगा। चलें, ये दो आपका डिफरेंस है कि आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन फॉलोइंग टास्क कैन बी डन। आप मनी सप्लाई एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ हाई पावर्ड मनी में इम्पैक्ट ऑफ रिजर्व रेशो एंड इम्पैक्ट ऑफ कैश डिपॉजिट रेशो एंड मनी सप्लाई, जो आपके ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम वही चीज है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई की इक्वेशन किसके बराबर होती है, एम बराबर होता है आपके पास सी प्लस डी के। सी क्या होता है आपके पास, कैश होल्डिंग, डी क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो है वो बैंक डिपॉजिट होता है, ठीक है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये सी प्लस डी जो है वो आपके पास एक नैरो मनी है, ये आपने फॉर्मूला याद कर लेना, ये इक्वेशन ऑफ मनी सप्लाई का। अब आगे आपके पास गिवन अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन सी एंड डी। उन्होंने कहा कि आपने सी और डी के दरमियान जो रेशियो दिया गया वो बताएं, वो क्या था। हम ऊपर पढ़ चुके सी बाय डी जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट स्मॉल सी के वैल्यू के बराबर, जो कि आपके पास 0 लेस देन सी लेस देन 1 है। ये आपकी एक लिमिट दी हुई है। अब आगे आप देख सकते हैं कैश होल्डिंग एज अ रेशियो ऑफ डिपॉजिट, इक्वेशन ऑफ हाई पावर्ड मनी। अब देखिए आपके पास हाई, मैंने आपको पहले बताया था कि हाई पावर्ड मनी किसके बराबर होता है, आपके पास सी प्लस आर के, वेयर आर क्या है हमारे पास बैंक रिजर्व है, और से आपके पास क्या है, कैश होल्डिंग है, ठीक है। ये दोनों का सम होता था, मैं ऊपर भी हाईलाइट करवा चुकी हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आर ओवर डी जो हमारे पास स्मॉल आर के बराबर होता है, ये इसकी यूनिवर्स 0 लेस देन आर लेस देन 1 है, बैंक रिजर्व एज अ रेशियो ऑफ डिपॉजिट। ये 3-4 चीजें थी मेन, आपने जो है अच्छे तरीके से याद करनी ताकि आपकी जो डेरिवेशन में जो आपको मसला ना हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से कीजिएगा। एक्सप्रेशन ऑफ मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ हाई पावर्ड मनी। हमने क्या करना है, हाई पावर्ड मनी की टर्म्स में जो है वो मनी की सप्लाई के एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखिए एम बराबर होता है हमारे पास एफ ऑफ एच। एफ एच आपको पता ही है किसके बराबर होता है, किसका सम के बराबर होता है, एच हमारे पास सी प्लस डी के, ठीक है, यानी कि कैश होल्डिंग और रिजर्व बैंक की, ठीक है। अब देख रहे मनी सप्लाई, हम पहले करेंगे एम इज इक्वल टू किसके बराबर था, सी प्लस डी के। और सी स्मॉल सी बराबर होता है सी ओवर डी के, और हमने कैपिटल सी फाइंड करना तो हमने वो हमारा डी उधर चला जाएगा तो स्मॉल सी डी बन जाएगा। तो अब हमने एम सी की वैल्यू जो है कैपिटल सी की वैल्यू जो है वो हमने एम इज इक्वल टू सी प्लस डी में पुट कर देनी है। तो आपके पास स्मॉल सी डी प्लस डी आ जाएगा, डी आपने कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी आ जाएगा। एम बराबर किसके हो गए, डी इंटू 1 प्लस सी हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाए हाई पावर्ड मनी की तरफ, जो कि आपके बराबर होता है एच इज इक्वल टू सी प्लस आर, और आर किसके, स्मॉल आर किसके बराबर था, कैपिटल आर ओवर डी के। अब हमने यहाँ से क्या निकाला, और सी जो है वो सी ओवर डी, कैपिटल सी ओवर डी बराबर होता है स्मॉल सी के। तो आपने क्या किया कि बड़े कैपिटल आर फाइंड किया, तो जो है वो डी आपको उधर चला जाएगा, स्मॉल आर डी बन जाएगा, और एंड सी इज इक्वल टू सी डी। तो आपने इसकी जो सी और आर की जो वैल्यू आपने निकाली है कि आपने यहाँ पे एच की जगह पे पुट कर, एच की जो फंक्शन था एच इज इक्वल टू सी प्लस आर वहां पे पुट कर देना, आपके पास आ जाएगा डी प्लस आर डी। तो आपने क्या किया, एच इंटू जो है ना डी कॉमन ले लिया, सी प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी डी प्लस आर डी है, एच इज इक्वल टू सी डी प्लस आर डी है, तो डी कॉमन ले सी प्लस आर आ जाएगा। आपने डी दे लिया, सी प्लस आर जो था वो आप लेफ्ट साइड पे ले, जो कि एच के बटे में आ जाएगा, तो एच ओवर सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस आर इज इक्वल टू डी के इक्वल हो जाएगा। अब अपनी देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप आ जाए, अब आप देखें ये जो आपके पास डी की वैल्यू निकली है एच ओवर सी प्लस आर, आपने क्या करना है, जो आपने मनी सप्लाई की वैल्यू निकाली थी एम इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस सी, वहां पे डी की जो डी लिखा हुआ वहां पे आपने इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे अब मैंने हाईलाइट किया हुआ एम इज इक्वल टू 1 प्लस सी ओवर सी प्लस आर, एच इज इक्वल टू ये हमारे पास किसकी, ये 1 प्लस सी ओवर सी प्लस आर जो ये हमारे पास फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एच बन जाएगा। अब आप आके जो है देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिजर्व रेशियो आर ऑन मनी सप्लाई एम। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो था एक वैल्यू निकली थी एम इज इक्वल 1 प्लस सी ओवर सी प्लस आर एच, तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक जो था, मेन जो है लेसन में यही बात है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना है, ठीक है। अब हमने यूज करना है एम इज इक्वल 1 प्लस सी ओवर सी प्लस आर इंटू एच, हमने पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया विद रिस्पेक्ट टू आर हमने किया, ठीक है। पार्शियल एम ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू एच इंटू 1 प्लस सी, पार्शियल ओवर पार्शियल आर 1 ओवर सी प्लस आर, ठीक है। अब आप इसको जो बस सी प्लस आर जो ऊपर चला जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, आपने इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे, -1 कॉमन आ जाएगा, -1 था ऊपर से फिर आपने -1 कर दिया, -2 बन गया, -1 इंटू सी प्लस आर इंटू होल की पावर -2 पार्शियल आर, और आपने फिर जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव दिया सी प्लस आर, ठीक है। अब एच सी प्लस एच सी आपने अंदर सॉरी मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी एच इंटू 1 प्लस सी, और -1 ऊपर आ गया, ये जो होल की पावर -2 थी आपने नीचे लिया, और जो आपके पास वो जो आपने कांस्टेंट का उनका फाइंड किया था वो आपके पास 1 के इक्वल आ गया था, तो आपके पास जो है वो निगलेक्ट हो गई है, क्योंकि 1 आ गया तो बातें खत्म हो गई उनकी। तो आपके पास जो फंक्शन निकला है पार्शियल एम ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू -h
1 प्लस सी ओवर सी प्लस आर होल का स्क्वायर, ठीक है, और लेस देन 0। तो अब आप देख सकते हैं पार्शियल एम जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 ओवर आर के, ठीक है, और 1 ओवर आर के, और इसके बाद आप आर जो है, अगर आपके पास रिजर्वेशन इंक्रीज होगी तो आपके पास मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास बैंक रिजर्वेशन जो है वो डिक्रीज होगी, मनी सप्लाइड आपके पास जो है वो इंक्रीज होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है वो लेस देन 0 क्यों लिया है। अच्छा, आगे चलिए आप देखें कि इम्पैक्ट ऑफ कैश डिपॉजिट रेशियो सी ऑन मनी सप्लाई। पहले हमने जो है वो रिजर्वेशन के लिए ली थी, अब हमने कैश डिपॉजिट रेशियो करनी है, यानी हमने विद रिस्पेक्ट टू सी लेना। उसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सी लिया आपने, जो है वो एम इज इक्वल टू 1 प्लस सी ओवर सी प्लस आर होल की पावर एच, सॉरी वो पावर नहीं है, इंटू आपके पास एच है, यानी वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पार्शियल एम ओवर पार्शियल सी इज इक्वल टू एच डॉट, आपने एच साइड पे कर लिया, पार्शियल और पार्शियल से 1 प्लस सी ओवर सी प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए दोनों ऊपर नीचे दोनों पे आपका सी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन टूल होगा। क्वेश्चन आप बटे में जब आप मिल जाते हैं आपके क्वेश्चन टूल यूज होता है, आपको मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपके देखो बटे वाली रकम होगी वो स्क्वायर में हो जाएगी, फर्स्ट का ऊपर वाली रकम होगी वो आपके पास जो है वो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और मतलब और जो है वो नीचे वाली रकम ऊपर जाएगी वो एज इट इज, और माइनस जो है वो ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का आपने ऊपर डेरिवेटिव ले लेना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी प्लस आर माइनस 1 माइनस सी ओवर सी प्लस आर होल का स्क्वायर, सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर माइनस 1 ओवर सी प्लस आर होल का स्क्वायर आ जाएगा। ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, लेकिन हमने कंडीशन चेक करनी है कि हमने ग्रेटर देन यूज करना है, ग्रेटर देन 0 करें, इक्वल टू 0 करें या लेस देन 0 करें। तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ। रिमार्क जो मैंने ये आपकी जो पिंक शेड में मैंने जो हाईलाइट किया आप देख सकते हैं, आपके पास ऊपर जो लिमिट दी हुई थी 0 लेस देन आर लेस देन 1 दी हुई थी। अब आपको पता है कि आर जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, अगर जो है वो लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब आप समझते हैं बटे की सूरत में होता है, और फिर अगर आपके पास जो है वो आर माइनस 1 लेस देन 0 है तो इसका मतलब है वहाँ पे वो नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे आपने जो है वो आर माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास जो निकला है आर माइनस 1 और सी प्लस आर होल का स्क्वायर निकला, तो ऊपर हमारे पास आर माइनस 1 है, तो यहाँ पे मेंशन हुआ कि आर माइनस 1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी एज ए नेगेटिव होगा। तो हमने यहाँ पे जो है वो पार्शियल एम और पार्शियल सी एच आर माइनस 1 ओवर सी प्लस आर होल का स्क्वायर लेस देन 0 कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1 ओवर सी के। तो c हमारे पास अगर कैश होल्डिंग हमारे पास इंक्रीजिंग है, मनी सप्लाई डिक्रीज, अगर कैश होल्डिंग डिक्रीज है तो मनी सप्लाई इंक्रीज। तो ये आपके पास सिंपल सा जो था वो एक डेरिवेटिव था। आई होप सो आपको समझ आ गई। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।